एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। ये सोशल स्टडीज़ के सिविक्स पार्ट का चैप्टर 1 है, क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग और ये लेक्चर 1 है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे पावर शेयरिंग की डेफिनेशन है when the power does not rest with any one organ of the state, rather it is shared among legislature, executive and judiciary, it is called power sharing। मतलब पावर जब किसी एक पर्सन के हाथ में ना रह के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड हो, उसको कहते हैं पावर शेयरिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे देश में डेमोक्रेसी में होता है कि पावर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। तो लेजिस्लेचर का वर्क क्या है? मतलब पावर मतलब वर्क, उनका वर्क डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर की पावर है, वर्क है कि उसने लॉ बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ लेजिस्लेचर के अंडर में आता है। एग्जीक्यूटिव का वर्क है कि वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। वो लॉ कैसे वर्क करेगा, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी के अंडर में आता है कि अगर उस लॉ से किसी को भी कोई परेशानी है, ये देखना कि जनता को या किसी को भी उस लॉ से कोई परेशानी तो नहीं है। अगर किसी को परेशानी है तो उसके खिलाफ कहाँ पे वो केस कर सकता है या आवाज़ कहाँ पे उठाएगा? जुडिशरी में। तो जुडिशरी हमारे यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सब जुडिशरी के अंडर में आते हैं। तो पावर शेयरिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है कि पावर सिर्फ एक आदमी को देने की बजाय उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में 2 कंट्रीज की स्टोरीज हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की। इन दिस चैप्टर द 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका टेल अस अबाउट द हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। मतलब इन दोनों कंट्रीज में पावर शेयरिंग की डिमांड कैसे रेज हुई और डेमोक्रेसी ने इसका सोल्यूशन कैसे किया, इस चैप्टर में ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप की छोटी सी कंट्री है विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब है यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन रहते थे वो उनके डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेजेस, सब चीज़ें डिफरेंट थी। तो वो छोटी सी कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ लोग रह रहे थे। बॉर्डर विद फ्रांस, बॉर्डर किस किस के साथ लग रहा था? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन माइनॉरिटी इन कैपिटल ब्रुसेल्स। जो बेल्जियम की कैपिटल कौन सी थी? ब्रुसेल्स थी। और वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो माइनॉरिटी थी, मतलब पॉपुलेशन उनकी बहुत कम थी। बट दे वर रिलेटिवली रिचर एंड पावरफुल। पर वो अमीर थे, दूसरी कम्युनिटी से अमीर थे और पावरफुल थे। डच और जो दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी? डच स्पीकिंग पीपल की। डच गॉट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन मच लेटर। डच को एजुकेशन, इवन शिक्षा का अधिकार भी बहुत लेट से मिला है उनके फ्रेंच के पावरफुल होने की वजह से। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। इस वजह से उन दोनों कम्युनिटी के बीच क्या हुआ? टेंशन क्रिएट हो गई। कब? 1950s और 60s में। अब देखो यहाँ की एथनिक पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन थी वो डिवाइडेड थी किस पार्ट्स में? 2 लैंग्वेजेस के पार्ट में डिवाइडेड थी, लैंग्वेज में डिवाइडेड थी। थर्ड टॉपिक आता है, देखो हमारा यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन है। बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है बेल्जियम की, उसमें ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन थी वो किस किस तरीके से डिवाइडेड थी। अब यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को देखो, इसमें एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, ये बेल्जियम की है पिक्चर। इसमें जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला जो पार्ट है वो कौन से है? फ्लेमिश, मतलब डच स्पीकिंग पीपल, मतलब वो लोग जो डच लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद ये जो रेड वाला पार्ट है वो है वैलन कौन से हैं? जो फ्रेंच स्पीकिंग है। मतलब देखो सबसे ज़्यादा पार्ट क्या है? येलो है और रेड है, मतलब डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स है। उसके बाद ये ऑरेंज वाला पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? कैपिटल है ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल थी बेल्जियम की, ठीक है। और ये थर्ड है, ये जो नेक्स्ट है 4th पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग
पीपल रहते थे जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कितनी परसेंटेज वाइज क्या डिवीज़न थी। ठीक है, पूरी जो पॉपुलेशन थी उसका 59% जो था फ्लेमिश रीजन जो था वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था, डच लैंग्वेज। 59% फ्लेमिश रीजन, मतलब फ्लेमिश मतलब येलो वाला, ये जो येलो वाला पार्ट है ये कितना परसेंट है, 59%। उसके बाद बाकी का जो 40% पार्ट था वेलोनिया रीजन, वो फ्रेंच स्पीकिंग था। जो ये रेड वाला है ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था, ये फ्रेंच स्पीकिंग एंड 40%, तो ये टोटल 99% पीपल जो थे वो तो यही दोनों लैंग्वेज बोल रहे थे। अब जो बाकी 1% सिर्फ पार्ट बचा है, 1% जो पार्ट बचा है वो कौन से थे, वो जर्मन स्पीकिंग, मतलब 1% पार्ट जो है वो जर्मन स्पीकिंग पर्सन्स का था। उसके बाद ये जो कैपिटल है, जो ब्रुसेल कैपिटल है, उसकी डिवीज़न कैसे थी, ब्रुसेल में इसका ऑपोजिट था। यहाँ पे जो पूरी कंट्री में जो डिवीज़न थी लैंग्वेज के आधार पे, ब्रुसेल में उसका ऑपोजिट था। अब देखो कंट्री में क्या था, कौन से ज़्यादा थे, डच लैंग्वेज ज़्यादा थी कंट्री में। ठीक है, अब फ्रेंच कम थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम थे। बट कैपिटल में क्या था, ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग 80% थे, फ्रेंच स्पीकिंग ही ज़्यादा थे, और 20% ओनली डच स्पीकिंग पीपल थे। ये तो थी एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसमें बेसिकली देखिए क्या था, जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इसमें जो लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, इसमें 2 टाइप्स के लैंग्वेजेस बोलने वाले थे, सिन्हल स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। ठीक है, तो सिन्हल्स जो है वो ये येलो वाले, जो श्रीलंकी सिन्हल्स थे वो ये येलो वाला पार्ट है। उसके बाद जो तमिल थे, श्रीलंका के तमिल थे, वो ये वाला पार्ट है। और ये जो है इंडियन तमिल, अभी मैं बताऊंगी कि इंडियन तमिल क्या थे। ये ब्राउन वाला जो पार्ट है ये है इंडियन तमिल। और उसके बाद जो ये डॉटेड पार्ट है मुस्लिम्स का। ठीक है, तो इस कंपोजिशन में क्या क्या था परसेंटेज वाइज, सी द मेजर ग्रुप आर सिन्हल्स स्पीकर्स जो कि 74% थे। सिन्हल्स कितने थे, 74। ये जो येलो वाला पूरा पार्ट है ये सिन्हल्स का है और ये 74% थे। और जो तमिल स्पीकर्स थे वो थे सिर्फ 18%। ठीक है, अच्छा, तमिल जो थे वो आगे 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। 2 कौन कौन से सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, फर्स्ट था श्रीलंका के तमिल 13%, और दूसरे थे ऐसे लोग जो कि जिनके फादर या प्लांटेशन वर्किंग की वजह से या किसी भी वजह से कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका में जाके बस गए थे, उनको बोला जाता था इंडियन तमिल्स। मतलब 2 तरीके के तमिल्स थे, श्रीलंका के तमिल और इंडियन तमिल्स। ठीक है, जिसमें 13% जो थे वो कौन से थे, 13% श्रीलंका के तमिल्स थे और बाकी जो बचते हैं वो इंडियन तमिल्स थे। ठीक है, उसके बाद जो भी श्रीलंका के जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में ही श्रीलंका के तमिल सारे रह रहे थे। जितने भी सिन्हल्स थे, सिन्हल पीपल्स बुद्धिस्ट थे, और जितने भी तमिल पीपल थे वो हिंदू थे और मुस्लिम थे। और उसके बाद 7% जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस की थी, जो कि तमिल भी थे और सिन्हल्स भी थे। क्रिश्चियन जो थे वो तमिल भी थे और सिन्हल्स लैंग्वेज को भी यूज़ करते थे। तो ये श्रीलंका की कॉम्पोजिशन है, जो श्रीलंका के पॉपुलेशन के डिवीज़न है इस पार्ट में। उसके बाद है मेजॉरिटाइजेशन इन श्रीलंका, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। अब इसमें क्या है, श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बारे में बताया जा रहा है, श्रीलंका एमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में इंडिपेंडेंट हो गई थी। उसने एक ऑफिशियल लॉ पास किया था जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बनाई गई थी, सिन्हल्स को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी 1956 में। ठीक है, और तमिल को नहीं बनाया गया था, किसको, सिन्हल को ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सारा वर्क जो पूरी कंट्री का जो वर्क होगा कौन सी लैंग्वेज में होगा, सिन्हल लैंग्वेज में होगा, और वो सिन्हल को ही बेसिक मान्यता दी गई थी। उसके बाद है सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब
तमिल बोलने वाले जो तमिल स्पीकिंग पर्सन्स थे उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और 1980s के टाइम में बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिन्होंने कि तमिल स्टेट मतलब श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को और ईस्टर्न पार्ट जो था उसको तमिल स्टेट, अलग से तमिल स्टेट बनाने के प्रस्ताव रखा, डिमांड करने लगे, मांग करने लगे, जिसके वजह से सिन्हल्स के बीच में और तमिल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े स्टार्ट हो गए, ठीक है, जो कि बहुत ही एक तरीके से देश में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई इस झगड़े की वजह से, दोनों लैंग्वेज डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, जो कि कब जाके ख़त्म हुआ 2009 में। अब वो ख़त्म कैसे हुआ, क्या चीज़ें की बेल्जियम में और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या अमेंडमेंट्स की, क्या क्या चीज़ें नई लेके आए, क्या कौन कौन से लॉ और कानून बनाए जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट ख़त्म हुआ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching. If you like this video, please subscribe this channel and share more and more. Thank you. Have a nice day.